अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और जो हमें वीडियो पे देखेंगे उन सबको खुशामदीद। आज का दिन जो है वो काफ़ी असाब शिकन साबित हुआ। आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच था जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आखिरी बॉल पे हार गया, तो उसकी वजह से आप इर्द गिर्द भी बड़ी खामोशी है, लेकिन हम इस खामोशी को इल्म की आवाज़ से तोड़ेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं मंजूर इकबाल साहब। मंजूर इकबाल साहब एटम कैंप के बहुत ही जो हैं वो कमिटेड फॉलोअर्स में शामिल हुए और अब एटम कैंप की टीम का हिस्सा हैं। क्यों जी, हैं कि नहीं? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। तो मंजूर साहब जो हैं वो एक मैनेजर हैं ट्रेनिंग में एक मल्टीनेशनल कंपनी में, और वो तो चलो इनकी डे जॉब है, लेकिन इनको बहुत दिलचस्पी है किताबें पढ़ने से और अपने माइंड को खुला रखते हैं और हर किस्म की किताबों में दिलचस्पी लेते हैं। हिस्ट्री में, फ़िक्शन में काफ़ी देर से हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि हम पर्सनल डेवलपमेंट पे कोई किताब इंट्रोड्यूस कराएं, तो मैंने ही ये तजवीज़ किया और मंजूर साहब ने मुझसे एग्री किया। माइंडसेट बाय डॉक्टर कैरोल ड्वेक, और बहुत ही मशहूर किताब है। इस पे ऊपर भी मेंशन है कि मिलियन कॉपी बेस्ट सेलर है। तो मंजूर साहब शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप लोग जो तशरीफ़ लाए हैं, जो देख रहे हैं, आप किसी किताब को डिस्कस करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप इधर आइए और अपने ख़यालात जो हैं वो लोगों से शेयर कीजिए और अपना हिस्सा डालिए एक नॉलेज की डिसेमिनेशन में। मंजूर साहब थैंक यू वेरी मच। तो क्या है अच्छा इस किताब में? मैं आपको एज ए समझूंगा कि आप इसके एक्सपर्ट हैं, जो कि आप हैं भी, तो पर्सनल डेवलपमेंट में तो मैं आपसे सीखूंगा भी और हमारे जो साथी हैं वो भी सीखेंगे। तो बताइए कुछ इसके ऑथर के बारे में और इस बुक के आइडिया के बारे में। Thank you very much, Umar Saab, for giving me this opportunity to present the book Mindset through the platform of Atom Club. अच्छा, माइंडसेट बुक के राइटर्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं ये शेयर करना चाहूँगा आपसे कि क्या क्यूरियोसिटी डेवलप हुई जिसकी वजह से कैरोल ड्वेक ने ये बुक्स की तरफ मूव हुई और ये चीज़ें स्टडी की। कैरोल ड्वेक जब यंग रिसर्चर थी तो वो लोगों के फेलियर्स पे रिसर्च किया करते थे। वो देखती थी कि लोग फेलियर्स के साथ किस तरह चैलेंज करते हैं, किस तरह फेलियर्स को कोप करते हैं। उसके रिलेटेड वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करती थी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में। कि जो ये राइटर हैं ये साइकोलॉजिस्ट हैं। बिल्कुल, ये साइकोलॉजिस्ट नफ्सियात हैं, बहुत ही मशहूर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक दिन वो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के साथ कुछ पजल सॉल्व कर रही थी। उसमें कुछ इजी पजल्स थे, कुछ डिफिकल्ट पजल्स थे। जो इजी पजल्स थे वो बच्चों ने आसानी से सॉल्व कर लिए, लेकिन जैसे ही डिफिकल्ट पजल हुए तो बच्चों में थोड़ी सी बेचैनी सी हुई, थोड़े से परेशान नजर आए। अच्छा, कैरोल ड्वेक ये डिफरेंस तो एक्सपेक्ट कर रही थी, तो फिर उसने उसको नोटिस करना शुरू किया। लेकिन क्या देखती है कि अचानक एक बच्चा अपनी चेयर से खड़ा होता है, अपने हाथों को मसलता है, होंठ को स्मैच करता है और चिल्लाता है, वाओ, मुझे ये चैलेंज एक्सेप्ट करने में मजा आ रहा है, मैं इस पजल्स को सॉल्व करने में। इसमें वो फेल होने जा रहे हैं। बिल्कुल फेल होने जा रहे हैं। हाँ, तो वो फेलियर के चैलेंज को बड़ा मजा आया। बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग बात है, ये इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ। अच्छा, एक और स्टूडेंट उठता है, उसके भी सिमिलर रिमार्क्स होते हैं कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ। अच्छा, यूजुअली लोग या तो फेलियर के साथ कोप करते हैं या फेलियर्स के साथ कोप नहीं करते। ये कैरोल के लिए बड़ी शॉकिंग बात थी कि क्या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो फेलियर को एंजॉय करते हैं, उससे लर्न करते हैं। तो हर शख्स का जिंदगी में एक रोल मॉडल होता है। इसके बाद कैरोल ड्वेक के ये बच्चे रोल मॉडल हो गए। बेसिकली वो देखना चाहती थी कि ऐसी क्या चीज है, ऐसा कौन सा माइंडसेट है जिसकी वजह से बच्चों ने फेलियर्स को एज ए गिफ्ट लिया। क्योंकि आप देखते हैं फेलियर से लोग या तो उसको छोड़ देते हैं या उसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम मूव करते हैं कैरोल ड्वेक ने, उसने फिर रिसर्च की। शी इज द प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। बिफोर दैट she did his PhD from Yale University and she taught world class university like Columbia University, Harvard University, Illinois University. बहुत सारे अवार्ड्स भी उसने लाइफ में गेन किए। 2 मेजर अवार्ड्स की बात करूंगा। 1 award she got because of the self theory that has presented and second award she got because of the most innovative program of the year, that is Brainology. अगर आप गूगल में आज टाइप करें ना माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट, तो आपको
लाखों साइट्स नजर आई। ये सारी की सारी साइट्स हैं, ये सारा का सारा काम ये माइंडसेट बुक के बाद हुआ है। अच्छा ये बताइए, आखिर हाथ काट रहा हूँ कि ये माइंडसेट की तो हम बात करते हैं, ये माइंडसेट एग्जिस्ट कहाँ पे करता है? यानी ये कोई न्यूरोलॉजिकल चीज़ है, कोई मेंटल है, कहाँ पे, मतलब आप कैसे, और ये पता कैसे चलता है? हाँ बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको देखने से हम ना शुरुआत से शुरू करते हैं। जबकि शुरुआत से जी, इंसानियत की जब से शुरुआत हुई है तो लोग मुख्तलिफ तरीकों से बिहेव करते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से एक्ट करते हैं। शुरू में लोग समझते हैं कि लोग स्मार्ट कौन होते हैं, इसमें शुरू से रिसर्च होती है। हमारा बिलीव होता है कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, कुछ स्मार्ट नहीं होते। शुरू में लोग समझते थे कि इंसान के स्कल के ऊपर एक बम्प होता है और जिन पे वो बम्प होता है वो ज्यादा स्मार्ट होते हैं, यानी फिजियोलॉजिकल। अच्छा, उसके बाद लोगों ने कहा नहीं, जिनका स्कल का साइज बड़ा होता है, ठीक है ना, वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ज्यादा स्मार्ट होते हैं, और ऐसे लोग जिनके स्कल का साइज छोटा होता है वो इतने स्मार्ट नहीं होते। अच्छा, फिर साइंस आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा नो, जीन्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जिन लोगों के जीन्स जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे वो उतने ही ज्यादा स्मार्ट होंगे। अच्छा, जीन्स के बाद फर्दर साइंस ने तरक्की की तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि जीन्स खाली रोल नहीं प्ले करते, एनवायरनमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनवायरनमेंट जो होता है, जीन्स उसी वक्त काम करते हैं जब उसको एनवायरनमेंट बनता है। अच्छा, उसके बाद फर्दर रिसर्च हुई तो देखा गया एनवायरनमेंट जो भी हो, अगर इंसान एफर्ट्स ट्रेनिंग करता है तो वो किसी भी एनवायरनमेंट में रह के बेहतर जिंदगी गुजार सकता है। तो ये जो स्मार्ट का था ना, ये अब शिफ्ट हो गया। अब हम करते हैं माइंडसेट कि माइंडसेट एक हमारा नजरिया है, अप्रोच हमारा बिलीफ सिस्टम है जो बन चुका है। लेकिन बिलीफ सिस्टम उस तरह स्पिरिचुअल वाला नहीं जो आपका वर्ल्ड के बारे में है। वर्ल्ड व्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इस तरह है जिस तरह आप प्रॉब्लम्स को देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कहा जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जिस तरह सोचते हैं, जिस तरह बिहेव करते हैं, मुख्तलिफ डे टू डे अफेयर्स में जो डील करते हैं, बिल्कुल डील करते हैं, इसमें सारा का सारा जो है हमारा माइंडसेट काम करता है। ठीक है। और ये जो माइंडसेट है, ये किताब दो तरह के माइंडसेट को मतलब एक्सप्लेन करती है। बिल्कुल ऐसे। एक है फिक्स्ड माइंडसेट और एक है ग्रोथ माइंडसेट। तो इनके बारे में बताइए कि फिक्स्ड माइंडसेट और ये ग्रोथ माइंडसेट क्या है, इनमें क्या फ़र्क है, फिर हम इस पे आगे। बिल्कुल। अच्छा, बेसिकली जैसे उमर साहब बता रहे हैं कि देयर आर टू टाइप माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट इज द बिलीव कि जो हमारी क्वालिटीज़ हैं, जैसे हमारा टैलेंट है, इंटेलिजेंस है, एबिलिटीज है, दे आर फिक्स्ड, दे कैन नॉट बी चेंज। यानी ये पत्थर पे लिखी हुई है, हम कोशिश करें या ना करें ये चेंज नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड एज द फिक्स्ड माइंडसेट। अच्छा, ग्रोथ माइंडसेट इज द बिलीव कि जो हमारी क्वालिटीज है, जैसे टैलेंट है, हम जिस मर्जी इंटेलिजेंस के साथ पैदा हुए, लेकिन एफर्ट से ना उसको हम डेवलप कर सकते हैं बल्कि उसको हम बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, अब जो फिक्स माइंडसेट है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ग्रोथ माइंडसेट है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम बाय वन देख लें क्योंकि फिर ये हमें आगे सेशन में भी हेल्प करेंगे। ठीक है। अच्छा, फिक्स माइंडसेट की जो सबसे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, दे फोकस ऑन वैलिडेशन। ठीक है। वैलिडेशन का मतलब ये हुआ कि वो चाहते हैं कि उनकी तारीफ होती रहे। बिल्कुल, तारीफ होती रहे। यानी कि जब अगर तारीफ वो पेट्रोल है जो उनको चला रही है। बिल्कुल ऐसे। तो मैं इधर आया हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं ये आते ही समझूंगा कि अगर कोई कहे, मुझे कहे कि आप बड़े जो है ना काबिल आदमी है, अगर मुझे 2-3 बंदों ने दिन में काबिल ना कहा तो मेरा तो दिन खराब हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिस इज अ वैलिडेशन। ये थिंक ऑफ हाउ पीपल थिंक ऑफ अस। लोग क्या कहेंगे, वो कपड़े भी ऐसे पहनते हैं कि लोग तारीफ करें। स्कूल्स में भी ऐसे एडमिशन में लेते हैं कि लोग तारीफ करें कि ताकि दे लुक स्मार्ट। सो ये है फोकस ऑन वैलिडेशन। ठीक है। ये है फिक्स माइंडसेट। लो जो इसके बरक्स हम ग्रोथ माइंडसेट को देखते हैं, वो कहते हैं फोकस ऑन लर्निंग। कहते हैं व्हाटएवर वी आर फोकस ऑन लर्निंग। अगर हम लर्निंग करेंगे वो इंप्रूव करेंगे। मैं ना अपने हिसाब से देखता रहता हूँ ना, तो अगर मैं ग्रोथ माइंडसेट में आऊँ तो मैं कहूँ कि अच्छा यार आज मैं इधर से कुछ सीख के जाऊँगा। आज ये मुझे मौका मिला है 1 घंटा, इधर कोई भी नहीं है आसपास, तो शायद मैं कोई नई चीज़ ही सीख लूँ। इसको ग्रोथ माइंडसेट। बिल्कुल, ये ग्रोथ माइंडसेट है। ठीक बात है। अच्छा जी, नेक्स्ट है सीक सर्टेनिटी। अच्छा, जो फिक्स माइंडसेट है सिर्फ उन एरियाज में काम करते हैं जिनके बारे में उन्हें मालूम है दे विल गेट द सक्सेस। ठीक है। दे थ्राइव इन द कंफर्ट जोन में सिर्फ है, क्योंकि वो सोचते हैं अगर हम कोई एक मेजर चैलेंज लेंगे तो हम फेल हो सकते हैं। इफ वी गेट फेल बट द पीपल विल थिंक आई एम नॉट इंटेलिजेंट,
So their main characteristic is that keep on validating themselves. On the barracks जो growth mindset होता है, they take the challenges. अनसर्टेनिटी में ऑपरेट करते बिल्कुल हैं, ऐसे ही है। नई चीज़ें लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखो, बिल्कुल ऐसे ही कोई है। नई लैंग्वेज सीखो, किसी नई जगह पे जाओ। अपने आप को एक्सपैंड कर लो। Expand जैसे मैं एटम क्लब में आया तो मैं उमर साहब से बात कर रहा था, तो मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हूँ, तो ज़्यादातर मैं पर्सनल डेवलपमेंट की बुक्स पढ़ता हूँ, स्टीफन आर कवी, रॉबिन शर्मा, ठीक है ना, ये सारे राइटर्स को मैं पढ़ता था। यहाँ पे आया तो मैंने कहा, मैंने शुरू में लगा थोड़ा अजीब लगा, देन आई थिंक दैट आई हैव टू स्ट्रेच माई सेल्फ, आई शुड लिसन द फिक्शन, आई शुड स्टडी द फाइनेंस एंड आल्सो द हिस्ट्री। तो मैंने जब बुक्स इसको सुनना शुरू की तो आई स्टार्ट ऑन स्ट्रेचिंग माई नॉलेज। हाँ, स्ट्रेचिंग का भी जिक्र है किताब में बिल्कुल ऐसे ही है, कि जब आप फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में जाते हैं तो स्ट्रेच करते हैं। बिल्कुल ऐसे स्ट्रेच करता है। अच्छा, मेरा ये ज़हन में मुझे सवाल पैदा हुआ कि बाहर ऐसे लगता है कि जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होंगे वो कहीं नहीं, मतलब उनको इतनी कोई तरक्की नहीं करते होंगे, लेकिन जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं दे आल्सो डू वेल। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कैसे होता है? अच्छा, हम थोड़ा सा आगे बढ़े, एक दो पॉइंट रह गए हैं, उसको हम कवर प्लीज करें। बताइए। अच्छा, जो ग्रोथ फिक्स माइंडसेट लोग हैं, ये यूजुअली क्रैक अंडर फेलियर। अच्छा, जब भी इनको फेलियर्स का सामना करना पड़ता है तो क्या होते हैं, दे क्रैक अंडर द फेलियर, परेशान हो जाते हैं, अपने आप को लेबल कर लेते हैं, आई एम द फेलियर, आई एम द नोबडी, और क्या करते हैं, दे डू नॉट टेक मोर, अपनी डेफिशिएंसीज को एनालाइज करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, ब्लेम करते। ब्लेम करते हैं। हाँ जी। जबकि जो ग्रोथ माइंडसेट है वो कहते हैं, ओके आई गॉट फेल, ठीक है ना, आई हैव टू लर्न फ्रॉम दिस फेलियर, व्हाट आई कैन डू टू मेक इट मोर बेटर। ठीक है। ठीक है, तो अब मोर इम्पोर्टेंट, दे आर रिलक्टेंट टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स। इनके लिए जो फिक्स माइंडसेट होते हैं, कहते हैं वी आर टैलेंटेड, वी आर इंटेलिजेंट, देयर इज नो नीड ऑफ एफर्ट। अगर मैं एफर्ट करूंगा तो लोग कहेंगे यार दिस इज द लो थिंग्स, कि मेरी एक वैल्यू डाउन हो जाएगी। हाँ, कि मतलब इसका मतलब तो ये है कि मुझे पता ही नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो मतलब अकेले कुल टाइप था। तो हाँ बिल्कुल, ये जो आपने सही वर्ड किया कि अकेले कुल लोग अपने आप को समझते हैं। अपने आप को फिक्स माइंड से। लेकिन मैं ये सोच में जो आपसे सवाल भी किया, चलो उससे के बाद एक और सवाल मेरे ज़हन में, कि हम वहाँ बच्चे होते हैं, हमने अपने बच्चों को कहते हैं कि आप सबसे ज़हीन, खूबसूरत और एक परफेक्ट हैं। कभी हमने बच्चों को ये नहीं कहा कि जनाब आपको भी काफ़ी सीखने की ज़रूरत है। तो इसका भी बुक में ज़िक्र है। बिल्कुल है। तो उसके बारे में ज़रा डिस्कस करें कि क्या है बच्चों के साथ। और लेकिन दूसरी तरफ एक और मूवमेंट है, सेल्फ़ इस्टीम मूवमेंट, वो ये कहती है कि ये बड़ा ज़रूरी होता है वैलिडेशन और ये चीज़ें, क्योंकि सेल्फ़ इस्टीम जो है वो लोगों को मोटिवेट करती है, लोग आगे बढ़ते हैं। यानी आपने कोई बच्चा फेल भी हो रहा हो, आपने उसको कहना नहीं नहीं आप अच्छे काम करें, शाबाश बहुत अच्छे हैं। तो इसका क्या बैलेंस है सेल्फ़ इस्टीम का और दूसरी तरफ फेलियर को एक्सेप्ट करने का? बिल्कुल, जो बेसिकली जो प्रेज होती है ना हम जो करते हैं, ये एक डबल एज वर्ड होती है। एक तरफ तो क्या करती है, वो तो एक तो इनकरेज करती है, बिल्ड करती है कॉन्फिडेंस, लेकिन दूसरी तरफ उसमें फिक्स माइंडसेट को डेवलप करती है। फिक्स माइंडसेट को डेवलप। अच्छा, जब हम तारीफ करते हैं बच्चों को, यू आर टैलेंटेड, यू आर जीनियस, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये जो यू आर स्मार्ट, तो क्या करते हैं हम उसमें एक फिक्स माइंडसेट डेवलप करते हैं। अब फ्यूचर में क्या होगा, वो अपने टैलेंट्स को भी वैलिडेट करने की कोशिश करेगा। पेरेंट्स की अब एक्सपेक्टेशन है, अब अगर उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो बच्चा है उसके माइंड में सवाल आएंगे कि मेरे पेरेंट मुझे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ। हाँ, अगर मैं टैलेंटेड ना रहा तो फिर क्या होगा, टैलेंटेड ना रहा। और फिर इसमें भी जिक्र है कि वो फिर ये जो डिप्रेशन है, इसमें काफ़ी जिक्र है कि डिप्रेशन और जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं उनका फिक्स माइंडसेट से बड़ा ताल्लुक़ है। और जो फॉर हम भी आप मतलब मैं ज़रा उसको प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ आने की कोशिश कर रहा हूँ। कहते हैं मैट्रिक के इम्तिहान में उन बच्चे को नंबर नहीं आए, वो डिप्रेशन में चला गया, इवन बात मतलब सुइसाइड तक चले जाती, वो इसी पे लिए जाती है ना कि उसके ख्याल में ये एंड ऑफ द वर्ल्ड होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इधर भी काफ़ी मिसालें हैं डिप्रेशन की। बिल्कुल ऐसे मिसालें हैं। जैसे अभी हम बात करें, जब तारीफ करते हैं तो बच्चे को हम कुछ एक्सपेक्टेशन देते हैं, बच्चे एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश करते हैं, पूरा करने की कोशिश नहीं करते, वो डिप्रेस होते हैं। अच्छा, ये भी देखा गया फिर वो बच्चे क्या करते हैं, स्टडी शोज कि वो जो डिफिकल्ट जो चैलेंज होते हैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर वो उसको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, अगर फेल हो गए तो उन्हें डर होता है कि पेरेंट्स जो है वो जो मुझे तारीफ करते हैं तो वो तारीफ नहीं करेंगे, तो वो मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। अच्छा, ये भी देखा गया है जो फिक्स माइंडसेट स्टूडेंट होते हैं इसमें 40% जो लोग होते हैं दे अशेम ऑफ देयर बैड ग्रेड्स।
बैड ग्रेड। बैड ग्रेड्स आते हैं, जो स्कोर्स आते हैं, शेप ऑफ, और मोस्टली लाई अबाउट देयर स्कोर्स। तो इसलिए कैरोल डुक भी बताते हैं जब आपने तारीफ करनी है तो डू नॉट प्रेज फॉर द टैलेंट, प्रेज फॉर द प्रोसेसेस। आपने बड़ी मेहनत की। हाँ, आपने बहुत मेहनत की, हाँ। आपने बहुत एफर्ट्स की, आपने अच्छी स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया, आपके डिसीजंस बहुत अच्छे थे, चॉइसेस बहुत अच्छी थी, ताकि नेक्स्ट टाइम वो ज्यादा से ज्यादा उसको एफर्ट्स को अपनी बढ़ाए। इसी तरह ये है, दीज आर द मैसेजेस अबाउट द सक्सेस। इसी तरह जब मैसेजेस अबाउट फेलियर्स क्या है, इफ देयर इज सम मिस्टेक्स और द फेलियर, देन हाउ यू रिस्पॉन्ड टू द चिल्ड्रन, उसमें आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। उसमें डू नॉट लेबल, ठीक है ना, यू आर नथिंग, यू आर फेलियर, यू कांट डू एनीथिंग, तो आप लेबल कर देते हैं तो उसका वो बिलीव बनना, वो आइडेंटिटी बन जाती है, वो आइडेंटिटी बन। ये भी मेंशन इसमें ठीक है ना? काफी अच्छा, बड़ा तो अच्छा इसलिए मेंशन था कि आप अपनी और किसी और की जो आइडेंटिटी है आप उस पर क्वेश्चन ना करें। आइडेंटिटी में तो सारे लोग ही अशरफुल, मैं उसको इस तरह देखता हूँ कि अशरफुल मखलूक़ात हैं और अक्ल सलीम के साथ पैदा हुए हैं। लेकिन ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पे इस पे बीच में जिक्र था वो एंडाउमेंट्स का। कुछ लोगों को एंडाउमेंट बेहतर मिलती है, बेहतर मौके मिलते हैं, वो भी फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो समझते हैं वो प्रिविलेज। मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा, अगर हमारी गुफ्तगू ज़्यादा बोला ना, सिर्फ मैं थोड़ा सा इसमें करना चाहता हूँ कि फ़िक्स्ड माइंडसेट का ये मतलब नहीं है कि बहुत टैलेंटेड लोगों में फ़िक्स्ड माइंडसेट होता है। बहुत ऐसे लोग जिनमें बाहर टैलेंट नहीं होता वो भी फ़िक्स्ड माइंडसेट, बिल्कुल ऐसे ही है, कोई भी हो सकता। तो फॉर एग्जांपल दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप है, मैं उसको फॉर एग्जांपल कहता हूँ एचिसन ग्रुप। अब एचिसन ग्रुप जो है वो एचिसन स्कूल में जाते, गाड़ी पे जाते, बैठते हैं, अच्छा उनका अपना फिक्स माइंडसेट है। और एक है टार्ट ग्रुप। अब टार्ट ग्रुप जो है वो टार्ट से, वो दोनों ग्रुप फिक्स्ड माइंडसेट में है। जो एचिसन वाला ग्रुप समझता है कि मैं दुनिया में सबसे टैलेंटेड हूँ और मुझे अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो टार्ट वाला है वो ये समझता है कि मेरे साथ तो किस्मत की तरफ से अच्छा हैंड नहीं डील हुआ, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। वो कहता है जी हमारे तो मौके नहीं, वो नहीं हर वक्त हमारे तो स्टूडेंट मिलते हैं, मौके नहीं मिलते जी, मौके नहीं मिलते, फिक्स माइंडसेट। और दूसरी तरफ जो वो प्रिविलेजेस हैं उनका भी फिक्स्ड माइंडसेट है। वो हर वक्त ये कहते रहेंगे जी हमारे मुल्क में कुछ नहीं है, इधर तो काम नहीं करते लोग और ये नहीं। उसने जो वर्कर्स हैं उनके सैलरीज को नहीं बढ़ाया, उनकी वर्किंग कंडीशन पुअर्स थी, लेकिन अपने ऑफिस की फर्निश के लिए उसने इसमें $2 मिलियन का जो डिज़ाइन था वो भी उसमें इन्वेस्ट था कि इसी तरह की कारें आनी चाहिए। बिल्कुल। और जापानीज कार्स जो छोटी थी, मॉडर्न थी, उन्होंने आज उसको उसने उनको वो किया ही नहीं, एक्नॉलेज ही नहीं किया। बिल्कुल, जापानीज कार उस वक्त इंपोर्ट होनी बड़ी, दे लुक बेटर, दे आर स्मॉल एंड दे आल्सो रन बेटर, बजाय उसकी वो डेफिशिएंसी को कवर करे उसने क्या स्टार्ट ब्लेमिंग। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसकी वाइफ ने कहा जब ये हेनरी फोर्ड से निकाल दिया गया, आज आप ज्यादा दौलतमंद है, ज्यादा रिच है, ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा आपकी वैल्यू है, तो अभी भी अब क्यों हेनरी फोर्ड के पीछे है। तो थोड़े से बाद उसने उसको भी डाइवोर्स दे दिया। तो ही वाज बेसिकली सो फिक्स माइंडसेट। तो ये बेसिकली एग्जांपल है उन लोगों की, दे आर सराउंडेड बाय पीपल्स जो उनकी तारीफ करते हैं। हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे, प्राइवेट देखें, आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस देखें, उसमें क्या होते हैं, तारीफें चल रही होती हैं, खुशामदी टोला जो होता है, आपको पता नहीं सरकार का भी। मेरा तकरीबन आखिरी समझ लें आप, काफ़ी गुफ्तगू हो गई। ये बातें मैं ये सोच रहा था, ये बातें तो हैं बड़ी अच्छी। मैं आजकल पढ़ रहा हूँ स्टोइक्स के बारे में ना, तो उसमें भी ये है कि सक्सेस जो है वो आपको शुड नॉट गो इनटू योर हेड एंड फेलियर शुड नॉट गो इनटू योर हार्ट। ठीक है, सो दोनों चीज़ों से सक्सेस। और इस तरह ये अब कहने में आसान है, कोई पूछेगा, नौजवान शायद पूछे, ये करने में बड़ी मुश्किल है। आप इधर नौजवानों को कहें, हमारे ज़्यादा बैठे हैं माशाल्लाह, उनको कहेंगे यार इम्तिहान पास करने का कोई मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी वैल्यू कम है, वो कहेंगे ये खुद सारे काम करके ना तो हमें पुट्ठे पास वो लगा रहे। तो ये इसको फॉर एग्ज़ाम्पल अब दुनिया में जैसे टैलेंट का क्रेज़ है, इम्तिहान होते हैं, सेट के इम्तिहान होते हैं, सारी दुनिया वो देती है। ए लेवल्स में जब ए लेवल का रिज़ल्ट आता है ना, वो सारा सोशल मीडिया जो है और ख़ानदान के ग्रुप्स में भर जाते हैं, इतने ले लिए, इतने ले लिए। अच्छा, इन्होंने भी लिखा है कि अमेरिका में जो अप्रैल होता है ना, मार्च अप्रैल होता है, वो कॉलेज में दाखिलों का जवाब आता होता है। तो जिनको पतला लिफाफा आता है वो फेल होते हैं, जिनको ज़रा मोटा लिफाफा आता है वो पास होते हैं। तो
उसके बावजूद ट्रेंड तो नहीं चेंज हो रहा। मेरा सवाल मैं ज़रा लंबा कर दिया, वो ये है कि लोग चाहते हैं कि वो इसी फिक्स्ड माइंडसेट के साथ रहें, क्योंकि जो सिस्टम है वो इसको इनकरेज कर रहा है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह सकते हैं कि अच्छा जी, ये जो क्रिएटर्स हैं या इनोवेटर्स हैं ये तो बड़े हैं, मतलब उनको वो, लेकिन क्या वो उनको एक्सेप्शन नहीं कहा जाएगा? और जो एक आम फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा है वो तो कहेगा कि यार मेरे सिक्योरिटी जो है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि फिक्स माइंडसेट इज़ मोर सिक्योरिटी प्रोन। तो इसके बारे में क्या ये किताब क्या कहती है और आप क्या कहते हैं? अच्छा, बेसिकली आपका सिंपल है, आप बता रहे हैं तो टैलेंट का रोल है, हाँ, ठीक है ना। दूसरा आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं ये किताबी बातें हैं, इसका अमल नहीं होता। अच्छा, ये माइंडसेट एक बिलीफ की तरह, पहले हम बिलीफ को समझ लेते हैं, बिलीफ क्या है। ठीक है। अच्छा, अब ये टेबल है, आप देख रहे हैं इस टेबल को खड़ा होने के लिए लेग्स चाहिए। अच्छा, अगर टेबल की लेग्स ना होंगी तो टेबल क्या होगा? लकड़ी का एक पीस होगा, बस पीस होगा, ये नीचे गिर जाएगा, नीचे पड़ा नीचे रहेगा। गिरेगा। इसको खड़ा होने के लिए लेग्स चाहिए। इसी तरह हमारे माइंड में जो हमारा माइंडसेट बनता है ना, वो भी एक बिलीफ सिस्टम बनता है। उसको लेग्स चाहिए। लेग्स क्या है? रेफरेंसेस है। मैंने मेहनत की, मुझे रिजल्ट्स मिले, वो एक रेफरेंस बन गया, ठीक है ना। मैंने और मेहनत की तो मैंने रिजल्ट किया। मैं एक सिचुएशन में फेल हुआ, ठीक है ना, क्या हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने एफर्ट्स की, मैं उसमें कामयाब हो गया। अच्छा, फिर मुझे एक और फेलियर आया, अब मेरा बिलीव बनता जा रहा है कि एफर्ट्स करेंगे कामयाब हो। जो फिक्स माइंड तरफ की आ जाए, मैंने मेहनत की, मुझे रिजल्ट नहीं मिला, यार तो काम करना ही फजूल है, मैं तो पहले ही किया। मुल्क में मेरिट नहीं है, मुल्क ना तरक्की मिले। अच्छा, फिर उसने दोबारा उसे टास्क मिला, फिर वो मेहनत करना ही छोड़ देगा। मैंने जिंदगी में, तो मैं कोई बड़ा आदमी तो नहीं, मैं भी आम आदमी हूँ, कभी फेलियर से हार नहीं मानी। जो एंड तक जो जीता है ना, वो जीत गया। जो बीच में हिम्मत हार गए थे, वो हार गए। अच्छा, दूसरी बात हम देखते हैं, साइंटिफिकली देखते हैं। पहली बात तो ये है कि रिसर्च हुई जिसमें 10,000 लोगों का डाटा लिया गया, उसमें से देखा गया 9,999 पीपल आर द सेम, दे आर सेम जेनेटिक मेकअप, सेम क्वालिटीज, सेम क्वालिटी। 10,000 में एक बंदा है कि जो आप कह सकते हैं जीनियस है। दूसरा, आप बिलीफ सिस्टम बता रहा ना, हमारा जो ब्रेन है ना, उसमें न्यूरॉन्स होते हैं। अब कोई भी हम काम करते हैं तो वहां पे एक न्यूरल कनेक्शन डेवलप हो जाता है। अब दूसरा करते हैं, वो न्यूरल कनेक्शन में फ्लुएंसी आ जाती है, यानी एक थ्रेड बन जाता है। फिर दूसरा, फिर तीसरा, वो एक सुपर हाईवे बन जाता है। फिर हम कोई भी काम करते हैं और सुपर हाईवे पे ट्रैफिक आसानी से हो जाती है। अगर हमारा फिक्स माइंडसेट है, उसकी ट्रैफिक है, भाई मेहनत करना कोई फायदा नहीं है। वो दूसरी में, जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे ना, दे क्रैक अंडर द फेलियर, क्योंकि उनको पता है वो माइंडसेट बन गया है। आपने माइंडसेट तोड़ना है, अपने आप को मुश्किल सिचुएशन में डालना है। डालेंगे, आप देखेंगे, काम करेंगे, तो फिर ओनली सोल्यूशन ये है कि एफर्ट से चीजें। और जितने भी जीनियस हैं, अच्छा एक टाइम तो आप एक तो स्टूडेंट मिलेगा, यार मैंने तो एक रात किताब पढ़ी तो मैं तो पास हो गया। मैंने भी बड़े लोगों को ऐसे खराब किया। अगली बार कुछ ऐसा हुआ, अगली बार कुछ ऐसा हुआ। हाँ, उसके पीछे नहीं, दूसरा उसमें पॉइंट ये होता है कि आप ये मिस कर देते हैं कि जिसने उससे पहले कितना मेहनत की होगी। आप बिल्कुल। अच्छा, एक और बात, ग्रोथ जो उसमें हुई है, या जो एक फाउंडेशन है। अच्छा, आप एक और बात बताओ, माशाल्लाह आप इतनी बुक्स प्रेजेंट कर देते हैं। एक आम बच्चा कहता है कि मैं तो एक भी नहीं प्रेजेंट कर सकता। आपने इतनी ज्यादा जो बुक्स पढ़ी हैं, उसका नॉलेज कहीं पे स्टोर हो चुका है। थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। जितना भी किया वो थोड़ा थोड़ा वो स्टोर होता जा रहा है। तो जब भी रेफरेंस आता है, वो वहां से मूव करना शुरू कर देता है। इसी तरह जब हम मेहनत करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, मुख्तलिफ जिंदगी में चैलेंजेस देखते हैं, तो जब चैलेंजेस देखते हैं तो हम उससे लर्न करते हैं। जितने ज्यादा लर्न करते हैं, ये चैलेंजेस होते हैं ना। अब आज क्रिकेट का मैच देखें, चैलेंजेस जो जितने ज्यादा फेस करते हैं, वो आराम से वो खड़े होते हैं। इंजमामुल हक को देख लें, वो लास्ट बॉल तक वेट करते थे। वो सुस्त भी थे थोड़े। सुस्त भी थे। That was on a lighter note. ठीक है, लाइटर, लेकिन वो देवर कॉन्फिडेंट। लेकिन नए बंदे की क्या होते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं, वाइड बॉल हो रही है, नो बॉल हो रही है, यार ये। लेकिन जब आपने डिफिकल्टी को फेस किया होता है ना, तो दूसरी कामयाबी के लिए ना सबसे जरूरी चीज होती है, आपको उस चीज को करने के लिए बर्निंग डिजायर भी चाहिए। हाँ, कोई बर्निंग डिजायर हो ना, पैशन हो, बर्निंग डिजायर हो, तो फिर ही काम कर सकते हैं। अगर किसी की डिजायर ही नहीं है, कोई जज्बा नहीं है, कोई पैशन नहीं है, सही बात, तो वो उसको वो लाइटली लेगा। बहुत सही बात। मेरे से आखिरी सिर्फ एक सवाल और आ गया, मैं तो चाहता एंड करूँ बच्चों मुख्तसर साहब। वो मशहूर किताब है, अभी हम उसको दोबारा करना चाहते हैं, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो ना, बायसेस पे है। बिल्कुल, वो बात करती है सिस्टम 1 और 2 की। मैं भी इसमें सोच रहा था कि ये जो बाइनरी है कि आप सारी बहस को समेट के 2 चीज़ों पे ले जाएं, और वो है तो बड़ी कन्वीनियंट
यानी कि सिंप्लीफाई। इसीलिए ये किताबें ना बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाती हैं, क्योंकि ये बैक वक्त सिंपल भी होती हैं और कॉम्प्लेक्स भी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। यानी अगर किताब सिर्फ कॉम्प्लेक्स रहे ना, कोई थेरी, तो वो कभी नहीं चलती। लेकिन वो थेरी चलती है जो सिंपली प्रेजेंट हो लेकिन हो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव। तो ये उनमें एक शामिल है। बिल्कुल ऐसे। तो आपके ख्याल में आप इसमें या इसको ये एड्रेस करती हैं, मैंने बड़ी, मुझे याद नहीं किस जगह पे, कि ये जो एजम्पशन है कि ये माइंडसेट 2 किस्म के, अगर क्या पता माइंडसेट 5 किस्म के हो, तो ये एक कन्वीनियंट है या ये सही फिट बैठती है इसकी एक्सप्लेनेशन में? देखिए आगे तो अगर आप कुछ ऑथर्स को और पढ़ेंगे वो 5-6 माइंडसेट बताते हैं। इंटरप्रेन्योरल माइंडसेट होता है, ठीक है, लेकिन जड़ें सबकी इधर से निकलती है, जड़ें इसी से निकलती हैं। बैक साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो बैक पे यही 2 चीजें हैं। या तो आपका माइंडसेट फिक्स होता है। अच्छा एक और बात बताएं, जरूरी नहीं मैं अगर फिक्स माइंडसेट है तो मैं हर चीज में फिक्स माइंडसेट होऊंगा, इट्स नॉट नेसेसरी। ये बात सही है, बहुत सही बात मैं एक चीज में रिलेशनशिप में मैं फिक्स माइंडसेट हो सकता है, लेकिन लर्निंग में मेरा हो सकता है। कई लोग हैं वो उनकी लर्निंग कोई नहीं, वो सोशली ठीक है, सोशली ठीक है, वो नए लोगों से मिलते हैं और बनाते हैं। बिल्कुल, ये वो अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेच करते हैं। ठीक तो बात ये है। है। थैंक यू वेरी मच जनाब मंजूर साहब। अब हम हाउस को ओपन करते हैं। बाकी टाइम पे आपके कोई सवाल हों, आप लोगों को ये मॉडल कैसा लगा, ये जो किताब है ये बड़ी इजी रीड है, बड़ी जल्दी भी पढ़ लेते हैं हम 2-3 दिन में, मेरा ख्याल है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, आज हम बुक के बारे में बात कर रहे थे माइंडसेट। माइंडसेट क्या है, माइंडसेट कैसे बनते हैं, क्या 2 तरह के माइंडसेट है और माइंडसेट की हमारी ज़िंदगी पे क्या असरात होता है। हमने माइंडसेट देखा कि माइंडसेट एक व्यू है जिससे हम अपने आप को देखते हैं और हमारे गिर्द जो वर्ल्ड है उसको देखते हैं। और ये माइंडसेट है जो हमारी ज़िंदगी में हर एस्पेक्ट्स पे हमें इन्फ्लुएंस करता है। हम किस तरह सोचते हैं, किस तरह एक्ट करते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं, ये तमाम की तमाम जो बेसिस हैं वो क्या है माइंडसेट के। फिर हमने 2 माइंडसेट देखे, ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट। हमें बेसिकली ये एनालाइज करना होगा सबसे पहले कि हमारा माइंडसेट क्या है, उसको देखते हुए हम अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंड्स की तरफ ले जा सकते हैं।